बैटरी सेल कार। गोंदी नाम के गांव में जोशी नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। एक दिन अपने असिस्टेंट रोजी सूर्या को बुलाने के बाद रोजी से जोशी, रोजी क्या हुआ? मेरे दिए आइडिया के बारे में कुछ सोचे क्या? सोचे हैं सर, लेकिन हमारे न्यू बैटरी प्रमोशन के लिए आपके सोचे गए आइडिया के बारे में कोई बता नहीं पाया। व्हाट इज दिस सूर्या? इतना लेजी रहोगे तो कैसे चलेगा? क्यों तुम्हें टिंक टैंक के नाम पर तुम्हें इतनी तनख्वाह दे? अच्छा, पता नहीं कब प्रमोशन स्टार्ट करेंगे, कब प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज करेंगे। अच्छा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सॉरी सर, आपके एक्सपेक्टेशन के आसपास कोई नहीं है। सब लाखों रुपए खर्च करने वाले आइडियाज ही दे रहे हैं। कोई भी आपके आइडिया वाले सोल को पकड़ नहीं पाए। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो, मैं घर जा रहा हूँ। कहकर अपनी कार निकाल कर निकल गया। जब वो यूं कार में जा रहा था तो अचानक कार की प्रॉब्लम हुई और वो रुक गई। मैकेनिक को फोन किया तो वहाँ मैकेनिक प्रहलाद आया। अब कार चेक कर रहे प्रहलाद से जोशी। प्रहलाद क्या प्रॉब्लम है? जल्दी रिपेयर कर सकते हो तो रुकता हूँ, वरना चले जाता हूँ। बस हो गया सर, जस्ट 10 मिनट्स। कल परसों बारिश हुई थी ना, बैटरी में शायद थोड़ा पानी चला गया होगा। क्लीन करके चार्ज पर लगाया हूँ। बैटरी मुझे टॉर्चर कर रहा है। जल्दी करो, क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो बातें सुनकर प्रहलाद, सर ये पूछ रहा हूँ तो कुछ मत समझिए। हमेशा जब आते हो तो एकदम शांत रहते हो, लेकिन आज आपको यूँ इतना गुस्सा देखकर आश्चर्य हो रहा है सर। कुछ नहीं प्रहलाद, मैं एक बैटरी कंपनी शुरू कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना? क्यों नहीं पता है सर? एक दिन आप मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग और कैसे वो इस धरती की मदद कर सकते हैं ये सब बताए। वही नहीं, हमारे देश में सबसे कम दाम में नंबर 1 क्वालिटी बैटरी शुरू करेंगे वो भी बताए थे। आप ये बात बोलने के बाद आपकी वो बैटरी की बात मैं कम से कम 1000 लोगों को बोल चुका हूँ। थैंक्स प्रहलाद, लेकिन जैसे तुम्हें मैंने बताया कम दाम पर बैटरी दूंगा, वो सपना शायद सपना ही रह जाएगा। मुझे भी सबकी तरह सेलिब्रिटी से ही एड में प्रमोट करवाना होगा लग रहा है, तब ऑटोमेटिकली रेट बढ़ाना होगा। ऊपर से मेरे थिंक टैंक में पूरे आलसी बैठे हैं, एक ने भी कोई आइडिया नहीं दिए। सर आप कुछ नहीं समझोगे तो मैं एक आइडिया देता हूँ, कहूँ? अरे उसमें क्या है, बोलो प्रहलाद। अब तक बहुत कुछ सुन भी लिया है मैंने, तो अब तुमसे भी सुन लूंगा। सर हम एक गांव में एक बैटरी सेल कार को तैयार करके कुछ लोगों को देकर घूमने के लिए बोलेंगे। वो लेकर घूम रहे लोगों को वो क्या है ये जानने की उत्सुकता होगी सर। तब वे आकर पूछेंगे, तब आपके बनाए अलग अलग किस्म के बैटरीज क्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। प्रहलाद ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो एक काम करो, तुम ही वो बैटरी कार बना दो, उसके लिए जो खर्चा होगा मैं अपने लोगों से भिजवा दूंगा। कहकर वहाँ से चला गया। फिर कुछ दिनों बाद प्रहलाद एक बैटरी सेल कार को बनाकर जोशी को बुलाया। फिर वहाँ जोशी, सूर्या, रोजी तीनों आए। अब वो कार को देखकर सूर्या से जोशी, सूर्या कैसी है कार? हमारे प्रमोशन के लिए सही होगी ना? फिर वो कार को देखकर सूर्या, सर इसे देखकर कुछ बड़ा मजा तो नहीं आ रहा है सर, ये शायद नहीं चलेगी लग रहा है। वो बातें सुनकर प्रहलाद से जोशी, प्रहलाद हमारे थिंक टैंक कैप्टन को मजा नहीं आया कह रहा है, क्या करे? सर सूर्या जी को वो बैटरी कार लेकर एक राउंड ऐसे लोगों के बीच में मार कर कहने के लिए बोलिए। कितने लोग कार के बारे में पूछेंगे देखने के लिए बोलना। वो बातें सुनकर बैटरी सेल कार लेकर सूर्या लोगों के बीच गया। सारे लोग उस बैटरी कार को अजीब तरह से देख रहे थे। वे सारे सूर्या के पास आकर उस कार के बारे में पूछने लगे। अब लोगों को सूर्या ने अपने बैटरी प्रोडक्ट के बारे में बताया। कार लेकर आए सूर्या से जोशी, देखा लोगों की उत्सुकता कितनी थी, इससे कहते हैं लोगों का पल्स पकड़ना। कम से कम कार देखकर वाव कहोगे सोचा था, लेकिन नहीं। यानी तेरा कितना ईगो है मुझे पता चल गया। ईगो होने वाले लोग कभी भी क्रिएटिव काम में सही नहीं होते। इसीलिए अब से प्रहलाद को हम थिंक टैंक कैप्टन के तौर पर अपॉइंट कर रहे हैं। अब से तुम लोग उसके नीचे काम करो, ठीक है? यूं प्रहलाद को कांग्रेचुलेशंस कहकर वहाँ से चला गया। अब सूर्या, रोजी भी बिना कुछ करे प्रहलाद को कांग्रेचुलेशंस बोले। तब से बैटरी प्रमोशंस के लिए बैटरी सेल कार हर गांव में घूमने लगे। एरोप्लेन स्विमिंग पूल। बुढ़िया नाम के गांव में वर्धन नाम का एक धनवान हुआ करता था। उसको दीपक नाम का एक बेटा था। उस गांव की आधी जायदाद उन्हीं की थी। ये सोचकर सारे गांव वाले उसे बड़े गर्व से देखते थे। लेकिन वर्धन और दीपक लोगों का निरादर करते हुए देखते थे। उसी गांव में विराज नामक एक आदमी स्विमिंग पूल चलाता था। एक दिन विराज के स्विमिंग पूल में वर्धन, दीपक आए। वहां स्विमिंग कर रहे बच्चों को देखकर विराज से वर्धन,
अरे इन गधों को बाहर तालाब या नाले में जाकर स्विमिंग सीखने के लिए कहो। कल से मेरा बेटा और उसके दोस्त यहाँ स्विमिंग सीखेंगे। देखिए सर, पैसों से सब खरीदा जा सकता है, लेकिन आपके जैसे बातों में घमंड और हरकतों में घमंड खरीद सकते हैं, ये हम आज तक नहीं जान पाए सर। क्या रे, ज्यादा बात कर रहे हो? क्या समझे हो हमें? हम गांव के राजा हैं। हम जो भी बात बोले बस वही चलना चाहिए। ज्यादा बात किए तो लात मारकर निकाल देंगे। उससे स्विमिंग पूल में मौजूद बच्चों से विराज, बच्चों देखो, कोई सुबह सुबह आकर खूब कॉमेडी कर रहा है। लात मारकर फेंक देंगे, निकाल देंगे, ऐसे बहुत मजाक कर रहा है। मजा भी आ रहा है। तुम लोग भी बाहर आकर उनके कॉमेडी पर तालियां बजाओ। अब वहाँ आए बच्चे, वाह वाह कॉमेडी वालों, वाह वाह कॉमेडी वालों, वाह वाह कॉमेडी वालों, यूं कहते हुए तालियां बजाने लगे। वो देखकर वरदान, देख लूंगा मैं तुझे, जरूर देख लूंगा। कल तक तेरा स्विमिंग पूल मेरा नाम नहीं करवा लिया तो मेरा नाम बदल दूंगा, कहकर वहाँ से चले गया। बाद में वर्धन विराज के स्विमिंग पूल ओनर को पैसे देकर उसका स्विमिंग पूल खरीद लिया। अब विराज अपने स्विमिंग पूल तक पहुँचे, उतने में ही वहाँ मौजूद वर्धन, देखो हमारे स्विमिंग पूल में नौकरों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जाकर कुछ और काम ढूंढ लो। मुझे पता है रे कि तुम गधे हो, लेकिन इतने तेज गधे हो अभी पता चला। और वैसे जब तुमने मुझसे शर्त लगाया तो मैंने तो कुछ और सोच लिया। अपने बेटे के लिए कुछ कमाल करोगे सोचा था, लेकिन तुम क्या हम जैसे गधों का स्विमिंग पूल खरीद लिए। देखा, तुम यहीं हार गए। मुझे यही खुशी काफी है, कहकर वहाँ से चले गया। अब वर्धन के पास उसका बेटा और उनके दोस्त आए। पापा कितना घमंड है उसे, रोडी को बुलाकर उसके पैर तुड़वाए क्या? वो भी करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले उसे हमारा दम दिखाना होगा। तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर हमारे लेवल जितना एक आइडिया सोच कर आओ। अगले दिन वर्धन के पास अपने दोस्तों के साथ आया दीपक। पापा, हमारे रेंज जितना तो एरोप्लेन स्विमिंग पूल हो तो अच्छा है कह रहे हैं मेरे दोस्त, क्या कहते हो? वो सुनकर दीपक की माँ वसु, वे कहेंगे ही, क्यों नहीं कहेंगे, पैसे तो उनके नहीं है ना। कल कुछ गड़बड़ हुई तो मांग कर खाने वाले हम होंगे, और तुम्हारे पापा को तो कितनी बार कहा है इतना घमंड सही नहीं है कहकर। और वैसे भी ये सब पिता की जायदाद है, तुम लोग कमाओगे तो ही इसकी कीमत जान पाओगे। तुम अपना मुंह बंद करो। मैं और मेरा बेटा किसी भी हालत में अपने घमंड में कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। कल ही इंजीनियर को बुलवाऊंगा, जरूरत पड़े तो पूरी जायदाद बेचकर एरोप्लेन स्विमिंग पूल बनवाऊंगा। उसके लिए दीपक और उसके दोस्तों ने मिलकर तालियां बजाई। अगले दिन इंजीनियर को बुलवाकर अपनी पूरी जायदाद बेचकर उससे एक एरोप्लेन स्विमिंग पूल तैयार करवाकर गांव वालों को विराज को बुलवाया। अब उनसे वर्धन, रे गरीब कहेंगे, देखा मेरा रेंज और मेरे बेटे का रेंज। एरोप्लेन स्विमिंग पूल देखते ही जाओ। मेरा बेटा और उसके फ्रेंड्स आसमान में स्विमिंग करेंगे रे, देखकर मन ही मन में जलन से मर जाओ। अब पायलट एरोप्लेन स्विमिंग पूल को ऊपर उड़ाया। वो आसमान में उड़ने लगी। लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। उसमें दीपक और उसके दोस्त तैरने लगे तो वो और ऊपर जाने लगी। कुछ देर बाद दोस्तों से दीपक, रे तुम लोगों को डर लग रहा है क्या? मुझे तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है डर भी बढ़ता जा रहा है रे। बदले में उसका दोस्त, बाप रे, तुम तो हिम्मत से बोल पा रहे हो। वही अगर हमने बोला तो कहाँ मारोगे सोचकर नहीं बोला। मेरे तो डर के मारे जान निकल जा रही है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी ऊपर से गिरे समझो कुछ नहीं मिलेगा रे। तो और क्या सोच रहे हो? चिल्लाओ, बचाओ बचाओ, चिल्लाओ रे। बदले में उसके फ्रेंड्स, रोको रे, बचाओ रे, इस एरोप्लेन स्विमिंग पूल में लगता है मर जाएंगे, प्लीज बचाओ रे, हमें बचा लो। जोर जोर से पुकारने लगा। इसकी वजह से पायलट फ्लाइट को नीचे उतारा। अब नीचे आकर दीपक, बाप रे, मरते मरते बच गए भगवान। पिताजी, ये स्विमिंग पूल और आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। यूं कहकर वहाँ से भाग गया। अरे बेचारे, हमारे वर्धन और उनका बेटे का घमंड का नतीजा ये एरोप्लेन स्विमिंग पूल देख लिया ना। अब इसे कोई नहीं खरीदेगा, कम से कम इसमें चढ़ने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। ऊपर जाते ही लगता है सबकी जान निकल गई है। बेचारे, माँ की बात सुन लेते तो कुछ जायदाद तो बच जाती। बेचारे अब पूरा खो बैठे। देखो वर्धन जी, मेरे स्विमिंग पूल में काम है, आप और आपका बेटा आ सकते हैं। वो सुनकर वसु गुस्से से लकड़ी लेकर वर्धन को, दीपक को, उसके दोस्तों के पीछे पड़कर एक एक को मारी। वे डर के मारे वहाँ से भाग गए। शरद चंद्र कहकर एक अमीर आदमी का घर एक नदी के किनारे पर है। शरद चंद्र बहुत धनिक है, लेकिन एक नंबर का कंजूस है।
शरद चंद्र पैसों को इकट्ठा करके उनको 100 रुपए की नोट या 500 रुपए का नोट या रकम और भी बड़ा है तो 2000 की नोट में बदलकर बचा कर रखने का आदत है उसका। इसलिए सब लोग उनको राउंड फिगर शरद चंद्र कहकर बुलाते थे। एक दिन शरद चंद्र के काम वाला बंसी सड़क पे जाते हुए बगल में देखा तो एक बड़ा सा आइस गड्ढे के ऊपर सोए हुए शरद चंद्र को देखा। ये क्या, इस आइस के ऊपर सोने वाला मेरा मालिक जैसा लग रहा है, कहकर नजदीक आया और देखा तो वो शरद चंद्र ही था। उनको देखकर, मालिक आपके कंजूसी को 100 साल पूरे हो गए हैं क्या? हे भगवान, अब मेरा मालिक के अनाथ लाश को कुत्ते और लोमड़ियां काट कर खाएंगे क्या? ठीक है, जब तक वो जिंदा थे तब तक एक कुत्ते को भी नहीं खिलाया साला। ऐसे लाश के रूप में उनकी भूख को मिटा के कुछ न कुछ पुण्य प्राप्त कर लेगा। मैं इस दयाने फिल्म सीन को अपने आंखों से नहीं देख सकता हूँ, कहकर जाने वाला ही था। इतने में शरद चंद्र उठकर, अरे वो बदमाश बंसी, मुझे इतने बोलते हो? मैं कंजूस हूँ क्या? मेरा लाश को कुत्ता काटना है क्या? इसके लिए तुम्हारे महीने के सैलरी में 10% कटिंग करता हूँ। मालिक मुझे माफ कर दो, लेकिन आप क्यों उस आइस के ऊपर सोए हैं? अरे कुछ नहीं बंसी, मैंने हर रोज की तरह 2000 नोट के लिए इकट्ठा करने वाले चिल्लर में 10 रुपए कम हो गए थे, तो इस आइस गड्ढे के ऊपर 10 मिनट के लिए सो जाऊंगा तो 10 रुपए देगा बोला उस बच्चे ने। इसलिए शरत जीतने के लिए मैं उस आइस गड्ढे के ऊपर जाके सो गया। इतने में वो बच्चा उधर आकर शरद चंद्र से, श्रीमान शरद चंद्र जी, आपने शर्ट जीत लिए, ये लीजिए आपका 10 रुपए, कहकर दिया। फिर उस 10 रुपए को उनके पास जो चिल्लर था उसको जोड़कर एक दुकानदार को देकर 2000 का नोट लिया। मालिक, आप तो 10 रुपए के लिए उस आइस के ऊपर सो गए तो आपको सर्दी भी हो जाएगा ना? हाँ, इस बंसी ने जैसे बोला वैसा सर्दी हो गया तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई खरीदने में बहुत खर्चा हो जाएगा। सर्दी नहीं होना है तो तुरंत कैंप फायर लगाकर मेरे बदन को गर्म करना पड़ेगा। नहीं, इतना मुश्किल से कमाए इन पैसों को लकड़ी के लिए खर्चा करना पड़ेगा क्या? अब मैं क्या करूं? सोचकर, अरे वो बंसी बेटा, तुम्हारे पास माचिस को एक बार दो, कहकर उस माचिस को जलाकर बाजू में एक गरीब वाला झोंपड़े को जलाया। वो झोंपड़ा जल रहा था तो वो गरीब आदमी, अयो मेरा झोंपड़ा जल रहा है, कोई इसे बुझाओ, कहकर चिल्लाने लगा। लेकिन शरद चंद्र उस आग से उनके ठंड को गर्म करने लगा। हाँ, अब मुझे सर्दी नहीं होगी। अरे वो मालिक, आपने जो किया वो बहुत गलत है। अरे वो बंसी बेटा, आपको किसी भी चीज को जलाने का ताकत भगवान ने दिया। इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड, मैं क्या कर सकता हूँ, कहकर उधर से चला गया। हे भगवान, इसने पाप करके तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। इसके पास बहुत पैसे हैं तो कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता है। तुम ही इसको सबक सिखाना होगा भगवान, कहकर प्रार्थना किया। शरद चंद्र घर आकर उनके पास 2000 नोट को एक रूम में लेके गया। उधर रूम में बहुत सारे पैसों के बंडल हैं। उनको देखकर, अरे वाह, और कुछ पैसे कमाना है और पूरे कमरे को पैसों से भरना है, ये मेरा बचपन का ख्वाहिश पूरा होगा, सोचकर उस 2000 नोट को उस बंडल में रखा। इतने में बड़ा सा बारिश होने लगा। उस बारिश के वजह से नदी का पानी बढ़कर शरद चंद्र के घर के अंदर चला गया और शरद चंद्र के घर आधा डूब गया। उस पानी को देखकर शरद चंद्र जान बचाने के लिए, बचाइए, मुझे कोई बचाइए, इस पानी में से कोई मुझे बचाइए, कहकर चिल्लाने लगा। दूर से ऊंचाई के क्षेत्र में लोग और बंसी ये सब देख रहे थे। मालिक, पानी को किसी को भी चीज को डुबाने का ताकत है। आपने जो बोला वैसे ही इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड है। अब आप उस भगवान को ही बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए, नहीं तो आपकी कंजूसी से और बहुत पाप करके इकट्ठे हुए उन पैसों को बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए, वो पैसे आपको बचाएंगे, कहकर चिल्लाया। तब शरद चंद्र उस कमरे में पैसों की बंडल के पास आकर, मैं और मेरे पैसे ऐसे पानी में नहीं डूबना चाहिए, कहकर दीवार के ओर देखा तो उस दीवार के ऊपर कागज की बोट का एक पेंटिंग है। उसे देखकर, बचपन में हमने कागज के नाव को बनाकर खेलते थे, वैसे ही इन पैसों से एक बड़ा सा कागज का नाव बनाता हूँ, सोचकर उन पैसों के बंडल से एक बड़ा सा मनी बोट को बनाया। तब शरद चंद्र बंसी से, अरे वो बंसी, तुम्हारे बोलने से ही मुझे एक आइडिया आया है। इस मनी बोट में मैं अपने आप को और इन पैसों को बचाएंगे, कहकर उस मनी बोट को पानी में उतारा और उसमें बैठकर
सागर किनारे दिल ये पुकारे। कहकर गाना गाते हुए पानी में जा रहा था। तब वो रुपए पानी में भीग के गीला होके धीरे से पानी में डूब गया। तब शरद चंद्र के साथ वो पैसे भी जल में समाधि हो गए और शरद चंद्र की कहानी राउंड फिगर हो गया।